हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज एक बुक के बारे में डिस्कशन होगा जो स्पेशली यूपी टेट के लिए है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो भी अभ्यर्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। सॉल्व्ड पेपर्स निकाले गए हैं परीक्षा दृष्टि की तरफ से। 2011 से लेकर 2020 तक के ये सॉल्व्ड पेपर हैं। प्राथमिक स्तर बस के हैं इसमें। और इसमें अगर देखेंगे खास फीचर्स तो यहाँ पर आपको सिलेबस दे दिया गया है पूरा यूपी टेट का। फिर इसके बाद बाल विकास से संबंधित फैक्ट्स आपको दिए हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको आप देखेंगे और मैं इनका डिस्कशन भी अभी करने वाला हूँ वीडियो में। और फिर इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। जैसे 8 जनवरी 2020 को ये पेपर हुआ था, तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर 2020 से लेकर पहले 2011 तक के सारे पेपर आपको यहाँ पे 1 बाय 1 मिल जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन जो है उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से दी गई है। जैसे यहाँ पर देखें कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देखें अवरोधन तो किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना और बालक का विद्यालय न जाना, विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है कि कोई बच्चा अगर 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में है, कक्षा 2 में पढ़ रहा, 2 में ही पढ़ रहा है, तो इसका मतलब शिक्षा में अवरोधन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन परीक्षा दृष्टि की तरफ से दिया गया है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा श्रेणी में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है, ये हरटोंग समिति ने कहा है। तथा माध्यमिक शिक्षा पूरी पहले ही बालक को विद्यालय से हटा लेना शिक्षा में अपव्यय है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही बच्चे को अगर आप क्लास से हटा लेंगे, वो बच्चा माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहा, उसको क्लास से बाहर निकाल लिया। जैसे कक्षा 4 में बच्चा पहुंचा और बीच सत्र में ही उसको निकाल के बाहर कर दिया आपने, विद्यालय से हट गया वो, तो शिक्षा में अपव्यय हो गया। अवरोधन क्या है? एक ही क्लास में वो टिका हुआ। तो कितनी बढ़िया एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन का। जैसे आप हिंदी का एक्सप्लेनेशन देखें, जैसे कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, तो कनुप्रिया क्या है दोस्तों? ये धर्मवीर भारती की रचना है। अब देखिए, इसमें स्पेशली दिया गया कि कनुप्रिया धर्मवीर भारती की काव्य रचना है। इसकी अन्य काव्य रचनाएं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, सपना, अभी भी व आदंत हैं। नागार्जुन की काव्य रचनाएं, रांगे राघव की काव्य रचनाएं और भगवती चरण की काव्य रचनाएं यहाँ पर अलग अलग दे दी गई हैं। तो एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको हर एक सेक्टर में मिलेगी, चाहे वो आपका यहाँ पे हो जाए मतलब जैसे इन्वायरमेंट ईवीएस का है, हिंदी का है, तो सब चीज़ का यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे दिया गया है। और एक खास फीचर है दोस्तों इस बुक का कि मैंने देखा, इस बुक को स्पेशली मैंने परचेज भी किया हुआ है कि देखूं मैं आखिरकार इसमें क्या खास बातें हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर जैसे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैं इसको ऑफलाइन तरीके से देख रहा हूँ, 2018 का पेपर है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन है और नीचे फिर एक बारकोड है। बारकोड को आप स्कैन करेंगे तो जैसे अधिगम के वक्र और अधिगम के पठार के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें। तो आप कोड को स्कैन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिख जाएंगे। संवेग के बारे में डेफिनीशन मिल जाएगी, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात इसकी जो है मुझे लगी हुई है। तो आप लोग अगर इसको देखें तो इसमें आपको सैंपल पेपर भी एट लास्ट मिल जाएंगे। सैंपल पेपर बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं। देखूं तो प्रैक्टिस सेट 7 दिए गए हैं और 2011 से लेकर 20 तक के यूपी टेट के तो यहाँ पे सॉल्व पेपर हैं ही। तो और ये क्या है कि स्पेशली इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड लिंक है, जो पेमेंट की है आप उसी के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। 140 रुपये की ये बुक है, 140 रुपये की है। स्पेशली ये जो आपको मैंने पहले दिखाया हुआ है, यहाँ पर देख लें, ये तो ये बढ़िया है। आप लोग इसको एक बार फिर से देख लें और इसके बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको परचेज कर सकते हैं। 140 रुपये का है, अफोर्डेबल है, कोई दिक्कत नहीं है और आपका पैसा वसूल है, ये बिल्कुल कहूँगा। और आप लोग अभी रुकिएगा, कुछ दिन आप रुकिए, अभी पेमेंट ना भी करें, लेकिन आप लोग इसका मैं अभी कम से कम
4-5 वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसमें क्या करूँगा, स्पेशली हर एक चीज़ का मैं प्रॉपर स्टडी भी करवाऊँगा। इसके माध्यम से बाल विकास है, हिंदी का है, और फैक्ट्स डिस्कस करूँगा। और फिर आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो परचेज करें, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्पेशली सीडीपी के जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फैक्ट दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान से हुई है, जो कि 19वीं शताब्दी मानी जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो मनोविज्ञान से हुई है। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी से ही स्पेशली आया हुआ है, और 19th सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग मानी गई है। दूसरा फैक्ट देखें तो एक स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन वर्ष 1920 में अमेरिका में किया गया। अतः अमेरिका को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक देश कहा जाता है। अमेरिका को क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक देश दोस्तों कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का श्रेय थॉर्नडाइक, टर्मन, स्टेनले हॉल, फ्रोबेल आदि को जाता है। इनका बहुत आपने थियरी भी देखा होगा। टर्मन का है, स्टेनले हॉल का है, तनाव संघर्ष तूफान की स्टेज बताया किशोर अवस्था को, फ्रोबेल भी हैं, और इसके बाद थॉर्नडाइक भी हो गए। तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूछा जा चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक हैं। अगला फैक्ट है कि थॉर्नडाइक को ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। अगला फैक्ट है कि किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टेनले हॉल को कहा गया है। देखिए, जो भी एडोलसेंस के बारे में चीज़ें हैं वो स्टेनले हॉल ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है, तो इस वजह से किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टेनले हॉल को माना जाता है। अब कहें तो पेस्टोलॉजी को बाल विकास का जनक माना जाता है। जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसका जनक पेस्टोलॉजी को माना गया है। अब मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत रूसों ने की है। अगला फैक्ट है कि नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था अमेरिका में है। थॉर्नडाइक की पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान 1913 में प्रकाशित हुई थी। अगला है मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया है। मनोविज्ञान ने स्पेशली क्या किया है? शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड बनाया है। चाइल्ड ही धुरी पर है, बाकी इधर उधर टीचर है और प्रिंट रिच जो माहौल है, तमाम प्रकार की आपकी नवाचारी चीज़ें हैं, लेकिन केंद्र बिंदु है वो बालक है। आपका जो भी करना है बालक के लिए करना है, बालक के साथ करना है, और बालक को ही करना है। ठीक है दोस्तों। अगला फैक्ट है कि मनोविज्ञान का विषय चेतना है। यह विलियम जेम्स का मत है। विलियम जेम्स मानते हैं कि मनोविज्ञान का विषय कॉन्शियसनेस है, यानी कि चेतना है। अब देखें तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? तो पौष्टिक भोजन हो गया, परिवार में स्थान हो गया, बुद्धि हो गया, संस्कृत एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, वातावरण हो गया, एनवायरमेंट है, हेरिडिटी है। ये सभी क्या हैं? वृद्धि और विकास, यानी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ को ये प्रभावित करते हैं। वृद्धि और विकास के दो प्रमुख कारण परिपक्वता व अधिगम है। मैच्योरेशन और जो लर्निंग है, ये वृद्धि और विकास के दो प्रमुख कारण हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। याद कर लें, फैक्ट है, यूपी टेट स्टेट का ये पैटर्न क्वेश्चन रहता है। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है। ये सीटेट का बहुत पैटर्न क्वेश्चन है, हिंदी में घुमा के पूछेगा, गणित में पूछ लेगा। जो भी मैथ्स पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी है या पेडागोजी है, हर एक पोर्शन में आपको भाषा विकास का सिद्धांत, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी पूछ लेता है, तो चॉम्स्की है। ठीक है। अगला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दिया जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। अगला है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन ने। और मानव कोशिका में कुल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देखिए, जब शिशु को क्रोध आता है तो वह क्रोध को क्रिया या वाणी द्वारा व्यक्त करता है। कोई क्रोध आएगा बच्चे को तो या तो कोई क्रिया करेगा, एक आध हाथ मार देगा किसी को, या तो फिर वाणी से जद्दबद्द कुछ बोलेगा। तो ये सब क्रोध को या तो क्रिया से या तो वाणी से व्यक्त करेगा। देखिए, जन्म के समय शिशु में उत्तेजना संवेग के रूप में होती है।
उत्तेजना जो होती है वो एक संवेग है। ठीक है दोस्तों। अब देखें तो बाल मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शिशु में मुख्यतः 4 संवेग होते हैं। भय होता है, प्रेम होता है, पीड़ा होता है, क्रोध होता है। बहुत बार पूछा गया है शिशु के 4 संवेग कौन से हैं, तो भय, प्रेम, पीड़ा और क्रोध। अब है मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की रानी को महत्व दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मॉन्टेसरी पद्धति में स्पेशली क्या है, जो परियों की रानी है या परियों की कहानी है उसको महत्व दिया गया है। अब देखें तो शैशवावस्था में शिशु के दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। अगला फैक्ट है कि अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पेज हो गया, चलिए यहाँ के फैक्ट को देखते हैं। फ्रायड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि और लड़कियों में इलेक्टा ग्रंथि पाई जाती है। मैंने कई बार डिस्कस किया है। अब देखें तो शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होता है, बाल्यावस्था में बालक बाह्य केंद्रित होता है। चलिए दोस्तों, जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा बहिर्मुखी होता है। ठीक है। बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा गया। इंपॉर्टेंट है, बाल्यावस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न अधिक करता है। ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चा कहेगा क्यों किया ऐसा, कैसे किया ऐसा, ऐसा क्यों हुआ, या पापा क्यों लॉलीपॉप लाए। ठीक है। या चिंटू की चाची ने चम्मच से कैसे उसको चटनी चटाया। तो ये सब क्या है, बाल्य विकास में बालक के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं। अगला है किशोरावस्था में किशोर अधिक कल्पनाशील होता है, इमेजिनेटिव इन नेचर होता है, कल्पनाशील होता है। वो दिन ही दिन में क्या होता है, वो पूरा करोड़पति बनने लगता है। कभी वो सुपरस्टार बनता है तो कभी वो बहुत बड़ा जो है 30 मार खां बनता है। तो ये क्या है, कल्पनाशील होता है और अक्सर ये किशोरावस्था में होता है, डे ड्रीमर होता है। ठीक है। अब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन नामक पुस्तक हार्वर्ड और ओरलैंस्की ने लिखी है। हार्वर्ड और ओरलैंस्की ने एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, मतलब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पुस्तक है एक। विशिष्ट बालक जो होते हैं प्रायः अंतर्मुखी होते हैं। जो भी डिफरेंटली एबल्ड हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, वो अंतर्मुखी तो हो ही गे ही, क्योंकि बहिर्मुखी जो होगा वो विशिष्ट आवश्यकता वाला नहीं है, वो तो सामान्य आवश्यकता वाला है। देखिए, हेवार्ड और ओरलैंस्की ने अपनी पुस्तक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में विशिष्ट बालकों को 9 भागों में या 9 वर्गों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है या फैक्ट है, टोरेस ने बुद्धि प्राप्तांक के साथ साथ 6 अन्य प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर प्रतिभाशाली, निपुण बालक, श्रेष्ठ बालक, तीव्र सीखने वाले बालक, प्रवीण बालक की पहचान की है। अब अगला फैक्ट करें तो प्रतिभाशाली बालकों हेतु योजना विधि अधिक सफल सिद्ध हुई है। अगला जो स्टेटमेंट है दोस्तों बहुत ही नायाब सा है, प्यारा सा, क्रो एंड क्रो का है कि ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित करता है, तो ऐसे बालक को हम विकलांग बच्चा कहते हैं। विकलांग बालकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। शारीरिक रूप से विकलांग है तो अपंग बालक, संपूर्ण या अंधे बालक, अर्ध अंधे बालक, पूर्ण व बहरे बालक, हकलाने वाले, भाषा दोषपूर्ण वाले, निर्बल बालक। मानसिक रूप से मेंटली कोई विकलांग है तो मूर्ख है, निम्न बुद्धि है, मंद गति से सीखने वाला है, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से है तो बाल अपराधी प्रवृत्ति का बालक है। ठीक है। अब अगला फैक्ट है कि श्रवण दोष से ग्रसित बालकों को प्रदर्शन विधि से शिक्षा दी जाती है। जिसका श्रवण दोष है वो सुन नहीं सकता है, तो उसको प्रदर्शन दिखाओगे, सुनाओगे तो ज़्यादा उसको मजा आएगा और सीखेगा भी। तो श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे को प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का प्रयोग करें। अब देखिए, श्रवण दोष से संबंधित प्रथम विद्यालय यूरोप में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मौखिक रूप से अधिगम की अक्षमता को अफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मौखिक रूप से अधिगम की अक्षमता। अब है 1930 में लुईस ब्रेल ने 6 उभरे हुए, ये 6 जो है ये पूछ दिया जाता है। लुईस ब्रेल ने 6 उभरे हुए बिंदुओं के सहारे वर्णमाला, संख्या और अन्य सामग्री लिखने की विधि दी, जिसे ब्रेल पद्धति के रूप से जाना जाता है। यह पूर्ण और अपूर्ण रूप से अंधे बालकों के लिए वरदान साबित हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अफेजिया की बात करते हैं। अफेजिया क्या है? भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहते हैं। अफेजिया क्या है? इससे पीड़ित बच्चा मौखिक रूप से सीखने और अपने विचारों को अभिव्यक्त
प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। मस्तिष्क में क्षति करने के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता को डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्फेजिया क्या है? मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः जो अक्षम बच्चा है वो डिस्फेजिया से ग्रसित है। चलिए दोस्तों, एलेक्सिया को ही डिस्कस कर लेते हैं। एलेक्सिया क्या है? मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में जो अक्षमता होती है उसको एलेक्सिया कहते हैं। इसमें जो है इसे शब्द अंधता, पाठ्य अंधता या विजुअल एफेजिया भी कहते हैं। यह अर्जित डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार से संबंधित है। इस अधिगम अशक्तता से बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह कई शब्दों को कुछ अक्षरों जैसे बी को डी और सा को वाज में, न्यूक्लियर को अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाते हैं। एप्रेक्सिया क्या है? एप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबद्ध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने आदि में निपुण नहीं हो पाता है। अब डिस्ग्राफिया क्या है? मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण जो होती है वो एप्रेक्सिया होती है। डिस्ग्राफिया क्या है? ग्राफ मतलब लेखन अक्षमता। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार है। इसमें बालक या तो ठीक से लिख नहीं पाता है या उसकी लिखावट ठीक से नहीं हो पाती है। इसका कारण हाथ, हथेली, अंगुली संबंधी गड़बड़ियों से है। डिस्कैल्कुलिया क्या है? इस विकार से बालक गणित को समझने में कठिनाई अनुभव करता है। इसको न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया गंभीर तनाव की स्थिति को कहते हैं। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति, चित्तवृत्ति सदैव निम्न होती है। डिस्मोर्फिया क्या है? डिस्मोर्फिया एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। वह शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। देखिए, श्रवण दोष से संबंधित प्रथम विद्यालय यूरोप में स्थापित है। हैविंग हर्स्ट ने अपनी पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन में लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उसकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। तो दोस्तों, कुल मिला के इतने फैक्ट को हमने डिस्कस कर लिया है हॉलिंगवर्थ की क्वेश्चन। और देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं आपको, तो अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए फैक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे परीक्षा दृष्टि के बारे में बताना चाहें तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 8 जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर अगर देखें तो क्वेश्चन दिया है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको इसका डिटेल मिल जाएगा कि समस्यात्मक बालक क्या है। इसी तरह हर क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। इन्होंने हमें को पीडीएफ प्रोवाइड की है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पे पीडीएफ आपको मिलेगा 2008 जो इसमें क्वेश्चन हुआ है। और देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर भी दिया है लास्ट में, प्रैक्टिस पेपर 1, 2 इस तरह से दिया हुआ है। और इनकी बाकी की अलग सी बुक्स हैं। अगर इसको देखें तो अवेलेबल है अमेज़न, फ्लिपकार्ट में 140 इसकी प्राइस है। अगर अच्छी लगे, स्पेशली ये बुक का आपका लोगो दिखेगा जब लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आपको दिखाना चाहेंगे। ये इसका दोस्तों विजुअल है, ये इस प्रकार की ये है पूरी बुक। और ये 1 to 5 का है, स्पेशली यूपी टेट 1 to 5 के लिए, ठीक है, उसी के लिए बेनिफिशियरी रहने वाली है। तो जो यूपी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। नज़दीकी बुक स्टॉल पे नहीं मिलेगी, ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, ठीक है, ऑफलाइन नहीं ये उपलब्ध है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जो और फैक्ट्स बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।